गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। G23 के ऑनलाइन लेक्चर स्क्रीनिंग के बैच में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की जो क्लास है, जैसे कि आपको जानकारी है, जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास कर रहे हैं 5 to 7 आपकी क्लास चलती है। तो उसमें पहली क्लास इंडियन हिस्ट्री की होती है और इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन मैं ले रहा हूँ। तो अभी तक उसमें जितने भी टॉपिक हुए हैं पोस्ट मोरियाज तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चनों पे आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, यहां पर जैसे कि आपको जानकारी है कि इंडियन हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आज जो मेरे सामने स्क्रीन रहती है उसमें कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस हो रहा है। तो एक सामने और स्क्रीन रखी, वहां पे मैं देख रहा हूँ। तो प्रॉपर, क्योंकि बिना चश्मे के मैं देख नहीं पा रहा हूँ और बार बार मुझे स्क्रीन के सामने जाना भी बेटर नहीं है। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस स्थल से ताम्रपत्र लेख मिला है? स्टूडेंट्स, ये जो ताम्रपत्र लेख होता है इसे इंग्लिश में हम कॉपर एडिक्ट कहते हैं। इसे हम कॉपर एडिक्ट कहते हैं कॉपर एडिक्ट। यानी ताम्रपत्र लेख कौन सा स्थल ऐसा है जहां से हमें कॉपर एडिक्ट मिला है? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। एक धोलावीरा है, एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है और एक लोथल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग, इतनी दूर से मुझे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए, इसका आंसर धोलावीरा है। और धोलावीरा जो स्थल है इसकी एक विशेषता ये भी है, ये जो धोलावीरा है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि निम्न में कौन सा स्थल ऐसा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी असामान्य। तो वो धोलावीरा है। और ये धोलावीरा इसलिए असामान्य है चूंकि मात्र ये एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा था और यहां से एक प्लेग्राउंड एंड कॉपर एडिक्ट मिला है, यानी ताम्रपत्र लेख। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ए। चलो, मैंने फोन पे लगा दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। गोसु शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, वैदिक पीरियड में एक वर्ड लिखा गया है। वेलकम, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वेलकम। वैदिक पीरियड में एक शब्द जुड़ा है, शब्द आता है गोसु, गव्य या गम्य। इसका क्या अर्थ होता है? तो बेसिकली ये जो गोसु है, खाती जी आप मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का जो आंसर है, देखिए सेकंड का आंसर है युद्ध। तो वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, बेसिकली वो युद्ध प्रिय यानी वो युद्ध करते थे। आपने सुना भी होगा कि ऋग्वेद में एक 10 राज्य युद्ध का नाम भी आता है। तो यहां पर युद्ध के लिए जो प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है वो 3 वर्ड आते हैं, गव्य, गम्य और गोसु। तो गोसु शब्द की जो पहचान हुई है वो युद्ध से हुई है। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। निम्न में किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में आया है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 यानी 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो उनमें से कौन ऐसा है या कौन कौन ऐसे हैं जिनका नाम ऋग्वेद में आया है? तो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने स्क्रीन की लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस ना किया हो। अब आप देखिए इसका क्या आप आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां ध्यान रखना, 2 तीर्थंकर ऐसे हैं, एक नाम आता है ऋषभदेव पहले और एक 22वें हैं जिनका नाम अरिष्टनेमी है। तो दोनों का नाम ऋग्वेद में आया है। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, वेदांग में व्याकरण यानी जो ग्रामर है वो किसको दर्शाता है? तो आपने देखा होगा कि वेदांग यानी जो वेदों के अंग होते हैं। तो जो वेदांग हैं, वेदों के अंग, यानी वेद को एक ह्यूमन बॉडी माना गया है और वो अंग, जो शब्द है, ह्यूमन बॉडी के किस अंग को इंडिकेट करता है? तो यहां व्याकरण पूछा गया है और व्याकरण का आंसर क्या हो सकता है? जहां तक जितना मुझे नजर आ रहा है सामने, उसका आंसर है मुख जो शब्द है, मुख, ये व्याकरण को इंडिकेट करता है। नेत्र, ये ज्योतिष के लिए होता है। पैर जो होता है, देखिए, हाँ, हाथ, कल्प हाथ होता है और पैर, मेरे फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, पैर। चलो कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए,
यहां पर दिया गया है कि कौन सी बौद्ध संगति यानी कौन सी बौद्ध काउंसिल ऐसी है जिसमें पहली बार संस्कृत का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया था, संस्कृत का प्रयोग कौन सी बौद्ध काउंसिल में किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको क्लास लेते समय डिस्कस किया कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटेगा कनिष्क के समय, एक हीनयान और एक महायान। और हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो पाली लैंग्वेज में हैं और महायान के संस्कृत में। तो हम कैसे इसका आंसर ढूंढेंगे, थोड़ा सा इमेजिंग कीजिए, कोरिलेट कीजिए। चूंकि फोर्थ बौद्ध काउंसिल में बौद्ध धर्म का पार्टीशन हीनयान और महायान में हुआ, तो इसलिए महायान के ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। फोर्थ देखिए, ध्यान रखना है, फोर्थ इसका आंसर है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यानी मैक्सिमम स्पीच कहां पर दिए थे। स्टूडेंट्स, ये जो बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध जो थे, एक वर्ष में 8 माह उपदेश देते थे और 4 मंथ जब वर्षा काल होता था तो उसमें विश्राम करते थे। तो यहां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कहां पर दिए थे। तो इसका जो नाम आंसर है, अभी मैं देख पा रहा हूं, आप जो मुझे दिख रहा है, तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर श्रावस्ती है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती इसका आंसर है, श्रावस्ती, ये ध्यान रखना है। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा था। शायद स्टार्टिंग है इंडियन हिस्ट्री की और मैंने पढ़ाया भी आपको। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है धर्म रूपी पहिए का चलना, और बुद्ध ने जो पहला स्पीच सारनाथ में दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा था। तो इसका मतलब यह है कि जिसके सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन लिखा है वो भी बौद्ध धर्म को मानता था। तो क्या आंसर हो सकता है, आप लोग ए आंसर कह रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है मेनांडर। एक्चुअली में जो मेनांडर है ये इंडो ग्रीक शासक है और एक भारतीय विद्वान नागसेन था। उन दोनों के बीच धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ और उसमें मेनांडर की हार हुई। मेनांडर नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी हमें नागसेन अपनी पुस्तक मिलिंद पन्नों में देता है। तो इसके सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन लिखा है। फिर वो कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बना है। अब आप ही सोचिए स्टूडेंट्स, जिसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बना होगा वो भी बौद्ध धर्म को मानता होगा। तो यहां पर देखिए, बौद्ध धर्म को मानता होगा तो पहले तो आप यही देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म कौन कौन मानते हैं। एक अशोक मानता है और एक ये मानता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखना। जो कनिष्क है, कल मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था आपको पोस्ट मोरियाज में, तो जो कनिष्क है इसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बना था। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं, निम्न में कौन प्रथम विधिवेत्ता यानी फर्स्ट लॉ स्पेशलिस्ट था। पहला विधिवेत्ता यानी हिंदू धर्म में जो पहले विधिवेत्ता थे, विधिवेत्ता, ठीक, यानी फर्स्ट लॉ स्पेशलिस्ट, ठीक, वो सुंग काल में हुए हैं और सुंगों ने उसे संरक्षण दिया था। तो उसका नाम था मनु और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मनुस्मृति है। तो आप लोगों से स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछता है कि जो मनुस्मृति है उसका विषय क्या था। तो लॉ से संबंधित है और इसका आंसर मनु है। फिर मैं लेकर चलता हूं, गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है। गायत्री मंत्र किसके लिए है, तो स्टूडेंट्स आप जानते भी हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र को लिखा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है आपसे कि गायत्री मंत्र की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो वो ऋग्वेद हो गया। लेकिन गायत्री मंत्र जो गाया जाता है वो किसके लिए समर्पित है। तो यहां पर कई आंसर दिए गए हैं, मैं जहां तक स्क्रीन पे देख पा रहा हूं आपका राइट आंसर आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर सूर्य है, ये सूर्य देवता के लिए समर्पित है गायत्री मंत्र। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि उद्रंग कर क्या था। एक टैक्स है उद्रंग कर, तो क्या वो गैमलिंग टैक्स है या इरिगेशन टैक्स है या मिंट कॉइन है यानी सिक्का ढलवाने पर लगता है, या वो लैंड रिवेन्यू है, लैंड रिवेन्यू यानी भू राजस्व
तो स्टूडेंट्स उद्रंग इरिगेशन टैक्स है, मैंने आपको पढ़ाया है उद्रंग सिंचाई कर। फिर वो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है कि महेश्वर, महेश्वर किसकी उपाधि थी या किसके सिक्कों पर महेश्वर शब्द लिखा था। बच्चों महेश्वर का मतलब होता है ये शिव के लिए कहा गया है, यानी वो शैव धर्म को मानता था। तो निम्न में कौन सा राजा था, कौन सा राजा था। तो 11वीं का आप लोग मुझे बी कह रहे हैं, वो ठीक था। और 12th का आंसर जो आएगा, 12th का आंसर क्या होगा, तो अभी मैं देख रहा हूं स्पेक्ट, अच्छा विम कैटफिशेस आप कह रहे हैं, विम कैटफिशेस, और ये बिल्कुल राइट आंसर है विम कैटफिशेस। कुषाणों में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले किसने चलाए गोल्ड कॉइन, तो वो इंडो ग्रीक है, लेकिन कुषाणों में विम कैटफिशेस है। ठीक, इसके सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल का भी चित्र बना था, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो धर्म को मानता है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, कौन सा एडिक्ट अभिलेख संस्कृत में लिखा गया है, तो क्या कलिंग है, जूनागढ़, कालसी या चौगढ़। देखिए स्टूडेंट्स कल मैंने डिस्कस किया था आपको, इनमें कौन सा है, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो शक जो थे, शकों का एक राजा था जिसका नाम रुद्रदामन था। तो उसने एक जूनागढ़ अभिलेख लिखा है। उस अभिलेख की विशेषता यह है कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है, और भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट 14, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय जिसे मैंने आपको कहा था कि दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। जो दीवानी न्यायालय है उस कोर्ट को क्या कहते थे, कोर्ट को क्या कहते थे, तो मैं थोड़ा सा यहां डिस्कस कर देता हूं। दो प्रकार के कोर्ट थे, एक था सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय, और एक था क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय को हम कंटक शोधन कहते थे, कंटक इसका नाम आया है यहां पर कंटक शोधन, और इसका जो जस्टिस होता था उसके लिए प्रतिष्ठा वर्ड यूज किया गया है, प्रतिष्ठा। इस कोर्ट को हम देखिए धर्मस्थ कहते थे, इसका आंसर धर्मस्थ है, और दीवानी न्यायालय को वैवाहिक कहते थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, दीवानी न्यायालय का धर्मस्थ इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स देखिए मैं दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा यहां पर। अमरावती का स्तूप किसने बनवाया था, क्या वो सातवाहन थे, कुषाण थे, शुंग थे या चेदी थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन है। आपको पता भी है कि जो जो टॉपिक कंप्लीट होते हैं मैं साथ के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। और अभी मेरे पास जो आंसर आ रहा है सातवाहन, मैं देख पा रहा हूं सामने, बिल्कुल राइट आंसर है। जो सातवाहन डायनेस्टी थी पोस्ट मौर्याज में, सातवाहनों ने अमरावती का स्तूप बनवाया था। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन यानी द्वितीय नगरीय क्रांति कब आई थी। एक फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन जो है वो सिंधु सभ्यता है, फिर उसके बाद दूसरी अर्बन रिवॉल्यूशन आई है। तो कौन सा काल था, किस काल में आई थी, आपको याद भी होगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप जो इसका आंसर दे रहे हैं प्लीज लिख बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आप बी शायद मुझे कह रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, और ये बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है 600 बीसी। स्टूडेंट्स देखिए जो 600 बीसी है इसमें सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन आई, और इसके लिए जिम्मेदार क्या था, लोहा, लोहा आया था। यानी 600 बीसी ये बुद्ध काल था, ये बुद्ध काल था, बुद्ध काल में आई थी। तो आज 16 क्वेश्चन ही मैं लेकर आया था। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। दुर्भाग्य की बात है आज मेरे सामने जो प्रॉपर स्क्रीन रहती है उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो रही है, दूसरी स्क्रीन सामने रखी है तो प्रॉपर मैं देख नहीं पाया उस चीज को। अब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा गुप्ताज, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्रैश क्वेश्चन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मैं इस तरीके से लेकर चलूंगा। एक्चुअली में ये जो जनरल स्टडी का सेक्शन है, चाहे हम ग्रुप सी का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, हर एक में जनरल स्टडी आता है। लेकिन इस क्लास को का जो मैं लेवल है वो स्क्रीन जो लेक्चरर स्क्रीनिंग का है, ये प्रॉपर उसी की क्लास है जो प्रॉपर लाइव भी चल रही है यूट्यूब पे, और इसके साथ साथ जीत आईएएस ऐप पे भी चल रही है। तो देखिए गुप्ताज, मैंने आपको जो पढ़ाया है, कल मैंने मौर्योत्तर काल पढ़ाया,
यानी पोस्ट मौर्याज। स्टूडेंट्स, पोस्ट मौर्याज का मतलब क्या होता है, यानी मौर्यों के बाद का काल, और गुप्तों से पहले उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। इसके बाद आता है गुप्त पीरियड, गुप्त काल। तो अब गुप्त काल को हम लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो गुप्त काल है, गुप्त काल, गुप्त काल, स्टूडेंट्स देखिए, ये जो गुप्त काल है, गुप्त काल, इन्होंने, गुप्तों ने क्या किया है, इन्होंने मगध में शासन किया है। मगध में इन्होंने शासन किया था, शासन किया। यानी मगध का मतलब होता है एट प्रेजेंट जो बिहार की लोकेशन है वही मगध है। इनकी अगर हम कैपिटल यानी राजधानी की बात करते हैं, इनकी जो हम राजधानी की बात करें तो ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है। लेकिन वो एग्जाम में आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा शासक ऐसा था गुप्तों का जिसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। तो देखिए, इनका एक शासक है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, सेकंड। इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। इसने अपनी जो राजधानी है उज्जैन को बनाया था। तो देखिए, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं गुप्तों की, तो ये जो प्रॉपर शासन कर रहे हैं ये मगध जो आधुनिक क्या है बिहार, वहां पर इन्होंने शासन किया। अब देखिए, इनका फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इनका फाउंडर, इनका जो संस्थापक है, संस्थापक उसको देखते हैं। तो इसका नाम श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त इनका संस्थापक था। और इसका जो टाइटल है, टाइटल उपाधि, ये महाराज थी, महाराज। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, महाराज जो टाइटल होता है एक सामंत का होता है। सामंत को इंग्लिश में फ्यूडल कहते हैं। सामंत का मतलब होता है जो किसी राजा के अधीन राजा होता है उसे सामंत कहते हैं। तो श्रीगुप्त संस्थापक तो है, लेकिन ये रियल संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर नहीं है, क्योंकि इसका टाइटल महाराज इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, सामंत है। ये कुषाणों के सामंत होते थे। फिर इसके बाद एक शासक घटोत्कच आता है, उसकी भी उपाधि यही है, उसे मैं छोड़ देता हूं, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। फिर इनका एक शासक आता है जिसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है इसकी उपाधि महाराजा धीराज है, महाराजा धीराज इसकी उपाधि है। और ये महाराजा धीराज उपाधि जो होती है एक स्वतंत्र शासक की होती है। तो ये संस्थापक जरूर है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी उपाधि जो महाराजा धीराज है ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि इनका पहला स्वतंत्र शासक था। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट से मैं लेकर चलता हूं यहां पर चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्त फर्स्ट। बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है इसने क्या किया, इसने 319/320 एडी में इसने गुप्त संवत चलाया था, चलाया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि गुप्तों का कौन सा शासक था जिसने गुप्त संवत चलाया, तो उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो दो डेट दी हैं, 319 या 320, एक ही डेट देता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आपसे ध्यान रखेंगे। ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है एक्चुअली में क्या हुआ, इसका वैशाली की एक लिच्छवी राजकुमारी थी, वैशाली की एक लिच्छवी राजकुमारी थी, राजकुमारी, और इसका नाम है कुमार देवी। कुमार देवी से विवाह हुआ था, देवी से इसका विवाह हुआ। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कुमार देवी किसकी पत्नी थी। ये वैशाली के लिच्छवी हैं, उनकी बेटी है। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट से विवाह किया और वैशाली के लिच्छवी बहुत ही पावरफुल थे और लिच्छवियों के सहयोग से ये स्वतंत्र हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है बेसिकली ये गुप्तों का पहला शासक था। गुप्तों का ये पहला शासक है, पहला शासक था, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, इसने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के, क्योंकि इसके सिक्कों पर कुमार देवी शब्द लिखा है, कुमार देवी ये शब्द भी लिखा है, अर्थात इसने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे। यानी इसके सिक्कों पर विवाह होते हुए दिखाया गया है।
एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है यहां पर कि गुप्तों के सोने के सिक्के को क्या कहते थे। तो गुप्तों का जो सोने का सिक्का है स्टूडेंट्स, सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। दिनार, इसे हम दिनार कहते हैं। सोने के सिक्के को हम दिनार कहते थे। दिनार, दिनार, दिनार कहते थे। और इनका जो चांदी का सिक्का है उसे रूपक कहते थे। आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर एक क्वेश्चन का नेचर देखिए, बहुत स्पीड से नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है आपको उस चीज को फील करना है, फील करना है, फील। और जब आपकी क्लास ऑफ हो जाए तो मन मन में उसका रिवीजन करना है। ये पढ़ने की एक बेटर टेक्निक होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका एक बेटा आता है जिसका नाम समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त, अगर इसकी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जानकारी, तो एक नाम आता है हरिसेन। हरिसेन इसका सचिव है, सचिव। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति इसकी जानकारी, प्रशस्ति इसकी जानकारी देती है। जानकारी, प्रशस्ति का मतलब एक तरीके से एडिक्ट है। याद कीजिए स्टूडेंट्स, अशोक का एक पिलर मिला था, स्तंभलेख। मैंने बताया था कि इलाहाबाद कौशाम्बी, अशोक के समय उसके राइटर चापड़ थे। उसी के ऊपर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। और उसी के ऊपर अकबर के बारे में भी लिखा है, जहांगीर के बारे में भी लिखा है, जिसे जहांगीर कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया था। प्रयाग का मतलब इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में यमुना के तट पर, यानी जो अकबर का किला है उसके अंदर ये खड़ा है। तो देखिए, इससे इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इसके सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। इसके सिक्के भी जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं। क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ करते हुए दिखाया गया है, करते दिखाया है, दिखाया है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। स्टूडेंट्स देखिए, अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है। इसमें बेसिकली जो राजा होता है, जो साम्राज्यवादी शासक होते हैं, अपने घोड़े को खुला छोड़ देते हैं। जहां तक वो घोड़ा घूम कर आएगा, वो पूरा का पूरा एरिया किसका है, उस राजा का है। यदि कोई उसे पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध करना होगा। अगर कोई नहीं पकड़ेगा तो घूम कर आएगा, वो एरिया किसका होगा, समुद्रगुप्त का होगा। और बाद में उस घोड़े की बलि दी जाती थी। तो इसने जो सिक्के चलाए हैं, इसके सिक्कों पर घोड़े की बलि देते हुए दिखाया गया है, यानी 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इधर देखिए, इसके साथ साथ ये एक वीणा वादक था। वीणा वादक, स्टूडेंट्स, वीणा वादक, वीणा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए कहते हैं कि ये एक संगीतज्ञ था। और स्टूडेंट्स, इसे हम कविराज भी कहते हैं। कविराज, कविराज भी कहते हैं, कविराज भी कहते हैं। देखिए, एक इतिहासकार का नाम है स्मिथ। स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा है। अब एक्चुअली में नेपोलियन से इसकी तुलना क्यों की गई? क्योंकि फ्रांस का एक सिपाही था जो बाद में शासक बना, नेपोलियन बोनापार्टा। जिस तरीके से वो साम्राज्यवादी था, तो इसी तरीके से ये भी साम्राज्यवादी है। तो इसलिए इसे स्मिथ ने नेपोलियन कहा। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक फ्रांसीसी टूरिस्ट भारत आया था जिसका नाम विक्टर जैकमा था। विक्टर जैकमा। तो विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह को नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो भारत के 2 शासक हैं, एक रणजीत सिंह जिसे विक्टर जैकमा ने नेपोलियन कहा, और समुद्रगुप्त को जो नेपोलियन की संज्ञा दी है वो दी है उसने स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो एग्जाम है स्क्रीनिंग का, उसमें सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर यही क्लास में आईएएस में लेता तो इसके में अभियानों की चर्चा करता। आर्यवर्त का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, दक्षिणावर्त का युद्ध, ठीक है, आठविक शक अभियान,
तो यहाँ पर आपको इतना ही इनफ है। अब इसके बाद मैं एक शासक लेकर चलता हूं जिसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त सेकंड, स्टूडेंट्स ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसने एक्चुअली में क्या किया, इसने शकों को पराजित किया था। शकों को इसने पराजित किया, पराजित किया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, उपाधि धारण की। तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आप क्वेश्चन पूछ लेगा इसे विक्रमादित्य क्यों कहते हैं, चूंकि इसने शकों को पराजित किया था। एक नाम सुना होगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, हेमू आपने सुना होगा। जो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना के द्वारा जिसकी हार हुई थी, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था, ठीक है, उसने दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रखिए, इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य। इसने शकों को पराजित किया, इसके उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का भी चलाया था। चांदी का एक सिक्का चलाया था, तो चांदी का सिक्का भी चलाया था। और इस चांदी के सिक्के को गुप्तों के समय में रूपक कहते हैं। आप एक पुराना क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर देता हूं। आपको याद है जब मैंने मौर्याज डायनेस्टी आपको डिस्कस की थी, तो मौर्यों का जो महत्वपूर्ण सिक्का था उसका नाम पण था, जो मैं पढ़ा रखा है मैंने आपको, पण चांदी का सिक्का था। तो यहां भी एक चांदी का नाम आया तो मैंने रिपीट कर दिया, चलाया था। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड एक्चुअली में ये भागवत धर्म को मानता, भागवत धर्म को मानता था, तो इसे परम भागवत भी कहते हैं, परम भागवत भी कहते हैं। इसे देवदत्त और देवश्री भी कहते हैं। स्टूडेंट देखिए चंद्रगुप्त सेकंड को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए इसके दरबार में, इसका जो दरबार है, दरबार में पहला चीनी यात्री और यात्री का नाम फाइयान है, फाइयान आया था। फाइयान इसके दरबार में आया, ये इसकी जानकारी देता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनवाया था। और इसकी विशेषता यह है कि इसने विद्वानों को संरक्षण दिया है, क्योंकि इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। स्टूडेंट्स इसके जो दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न रहते थे। देखिए नवरत्नों में एक नवरत्न है, और एक नाम और भी आता है जिसका नाम है आर्यभट्ट। ये नवरत्नों में नहीं आता, ये उनसे अलग है। तो पहले आर्यभट्ट के अचीवमेंट देख लेते हैं। आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट, इसकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय है। इसमें पहली बार बताया गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसके नवरत्नों की यदि हम बात करते हैं, नवरत्न, तो वहां से मेन पूछे जाते हैं। एक नाम कालिदास है, कालिदास। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कल मैंने जो क्लास ली थी, सुंग डायनेस्टी पढ़ाई, तो मैंने ये बताया था कि सुंगों की जानकारी हमें कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम मालवाग्नि मित्रम, पहली पुस्तक है इसकी, वो मालवाग्नि मित्रम से मिलती है। तो ये नाम रिपीट हो रहा है। तो कालिदास की पुस्तक का नाम मालवाग्नि मित्रम है। इसके साथ साथ एक रघुवंश भी लिखी है, एक मेघदूत भी लिखी है, एक कुमार संभव भी लिखी है, कुमार संभव, बहुत क्या बताऊं, ऋतु संहार आदि पुस्तक है। कालिदास के साथ साथ एक धन्वंतरी भी रहता है। देखिए धन्वंतरी इसका राजवैद्य धन्वंतरी। एक नाम कल आया था, मैंने कहा था कि चरक कौन है, तो चरक क्या है, कनिष्क का राजवैद्य था और उसकी पुस्तक का नाम था चरक संहिता, और धन्वंतरी इसका राजवैद्य। ध्यान रखना, एक नाम आता है वारामिहिर।
स्टूडेंट्स, वारामिहिर। देखिए वारामिहिर एस्ट्रोलॉजिस्ट है, यानी खगोल शास्त्री था, खगोल शास्त्री। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वारामिहिर कौन था, तो ये खगोल शास्त्री था। ठीक है, ये यही पूछता है कि वारामिहिर का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये क्या है, खगोल शास्त्री। इसने पूर्व पीठिका और पंच सिद्धांतिका जैसी पुस्तक लिखी है। इसके दरबार में एक अमर सिंह रहता है, अमर सिंह। अमर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम अमरकोश था, अमरकोश। तो बच्चों केवल यही नाम आपको देखने हैं, जबकि बेताल भट्ट, शंकु, घटकपरर, छपणक, भारुची, ये लोग भी रहते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इसमें इतना ही देख लेना है और आपका काम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट। देखिए कुमारगुप्त फर्स्ट को महेंद्रादित्य, महेंद्र द्वितीय, द्वितीय, ठीक, एवं गोविंद गुप्त भी कहते हैं, गोविंद गुप्त भी कहते हैं, गोविंद गुप्त। ये इसके दो नाम अन्य हैं, कई बार पूछ लेता है। इसकी विशेषता यह है कि इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, इसने एक अश्वमेध में यज्ञ किया, यज्ञ किया। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इसने एक्चुअली में क्या किया, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था, निर्माण कराया था, बिहार में है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अब बच्चों हम लेकर चलते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। देखिए जो स्कंदगुप्त है स्टूडेंट्स, देखना है स्कंदगुप्त, इसका वास्तविक नाम शुक्रादित्य था, इसका वास्तविक नाम शुक्रादित्य था। यहां ध्यान रखना है, एक शुक्रादित्य नाम आता है, एक शीलादित्य नाम आता है। शीलादित्य हर्षवर्धन का नाम है और इनका नाम क्या है, स्कंदगुप्त का नाम शुक्रादित्य है। देखिए इसकी विशेषता यह है कि इसके समय हुणों ने आक्रमण किया था, हुणों ने आक्रमण किया, आक्रमण, हुणों ने आक्रमण किया था। इसकी विशेषता यह है कि हुणों ने आक्रमण किया। बच्चों इसमें हुणों की हार हुई, हुणों की हार हुई, हार हुई, हार हुई, हुणों की हार हुई। तो देखिए इसकी जीत जरूर हुई स्कंदगुप्त की, लेकिन कहा जाता है कि गुप्तों की लक्ष्मी, गुप्तों की जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, गुप्तों की लक्ष्मी आश्रयहीन हो गई, आश्रयहीन हो गई, आश्रयहीन हो गई। इसका मतलब क्या होता है, लक्ष्मी का मतलब होता है पैसा, आश्रयहीन का मतलब यहां से चली गई वो। क्योंकि युद्धों में क्या होता है, आर्थिक बोझ पड़ता है और राज्य की स्थिति यहां पर खराब हो गई। इसकी जानकारी हमें इसके सिक्कों से मिलती है, इसके सिक्कों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है। देखिए इसके सिक्कों से इसकी जानकारी मिलती है क्योंकि इसने मिलावट के सिक्के चलाए थे, मिलावट, मिलावट के सिक्के चलाए, सिक्के, इसने मिलावट के सिक्के चलाए थे। स्टूडेंट्स एक और भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे, एक और भारतीय इतिहास में ध्यान रखना सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चलाए वो गुप्तों ने चलाए थे। और ये सिक्के क्या कर रहा है, मिलावट के सिक्के चला रहा है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहीं से गुप्तों का डाउनफॉल यानी पतन शुरू हो गया, पतन शुरू हुआ, पतन शुरू हुआ, हुआ। तो बस यही देखना है इसमें। अब मैं लेकर चलता हूं, एक नाम आता है भानुगुप्त, जो बार बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, भानुगुप्त। इसकी जो जानकारी है, जानकारी, इसकी जानकारी हमें एक 510 एडी का, एडी का एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख से मिलती है, एरण अभिलेख देता है, एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से मिलती है, एरण अभिलेख से मिलती है। देखिए एरण अभिलेख सती प्रथा से संबंधित, जो सती प्रथा है से संबंधित प्रथम अभिलेख है, प्रथम सती प्रथा से संबंधित ये प्रथम अभिलेख है, प्रथम अभिलेख है, अभिलेख
सती प्रथा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा से संबंधित पहला अभिलेख कौन सा है, तो एरन अभिलेख है, ये एमपी में मिला है। एक्चुअली में इसकी कहानी सुनाता हूं। भानुगुप्त का एक सेनापति था, इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम गोपराज था। गोपराज, ये पूछेगा नहीं कहानी, बस यही पूछता है कि सती प्रथा से संबंधित पहला अभिलेख बताइए। गोपराज, इसके एक्चुअली में दो पत्नियां थी, दो पत्नियां थी। तो एक के पुत्र था और एक के पुत्र नहीं था। तो ये गोपराज एक युद्ध में मारा गया। तो इसकी वो पत्नी जिसके पुत्र नहीं था, ये सती हो गई। तो ये सती प्रथा से पहला वो संबंधित पहला अभिलेख है। देखिए इनका अंतिम शासक, वो भी लिख देता हूं, अंतिम जो शासक इसका नाम विष्णुगुप्त था। इसका नाम विष्णुगुप्त था। तो गुप्त, बच्चों गुप्तों के बाद एक नाम सुना होगा आपने, हर्षवर्धन। तो अब हम हर्षवर्धन को लेकर चलते हैं। हर्षवर्धन, तो यहां हमारे टॉपिक का नाम होगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर का मतलब पोस्ट गुप्ताज, यानी गुप्तों के बाद का काल। तो अब हम लेकर चलते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल स्टूडेंट्स, गुप्तोत्तर काल में बेसिकली हम वर्धन डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, हर्षवर्धन। लेकिन यहां पर कोरिलेट करने के लिए मैं कहानी सुनाता हूं आपको। तो वो कहानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हर्षवर्धन किस तरीके से गद्दी पर बैठा, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली में गुप्तों के बाद क्या हुआ, भारत एक बार फिर डिसेंट्रलाइज हुआ, भारत एक बार फिर विकेंद्रीकृत हुआ। तो यहां पर देखिए एक जगह का नाम है थानेश्वर, ये हरियाणा में है, और थानेश्वर का शासक था यहां पर प्रभाकर वर्धन यहाँ का एक शासक था। इसके नीचे आता है यूपी में कानपुर के पास कन्नौज में मोखरी वंश है, और मोखरी वंश मैं लिख देता हूं, मोखरी वंश, और यहां का मोखरी वंश। इधर हम यहां देखते हैं, यहां पर गुजरात में एक बल्लभी है, बल्लभी। स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए एक जगह का नाम है कामरूप, यानी आसाम, और कामरूप का जो शासक था इसका नाम था, यहां पर अभी डिस्कस कर रहा हूं, यहां बंगाल है, और बंगाल में एक गोंड वंश था, गोंड वंश। ये जो गोंड वंश है, यहां का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। देखिए यहां पर हम देखते हैं बच्चों, एक जगह का नाम है यहां पर चालुक्य, और चालुक्यों का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पल्लव रहते हैं, और पल्लवों का एक शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। देखिए वो जो नाम था ना कामरूप का शासक भास्कर वर्मन। कन्नौज मोखरी वंश का एक शासक है ग्रहवर्मा। भारत डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं। ये जो थानेश्वर है हरियाणा में, तो यहां का शासक प्रभाकर वर्धन है। इसके 3 बच्चे हैं, और एक बच्चे का नाम है राज्यवर्धन। एक पुत्री है जिसका नाम राज्यश्री, और एक पुत्र का नाम है हर्षवर्धन। स्टूडेंट्स देखिए हर्षवर्धन, एक्चुअली में क्या हुआ, इस प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से किया था। ग्रहवर्मा कौन है? ये ग्रहवर्मा ये कन्नौज का शासक था। लेकिन जिस दिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उस दिन क्या हुआ, यहां एक मालवा है, और मालवा का एक शासक है देवगुप्त। तो इस देवगुप्त ने क्या किया, इसने बंगाल का एक शासक है शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, और इसकी पत्नी राज्यश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया। संभवतः ये दिन इसलिए चुना चूंकि आज इसके
दोनों पुत्र अपने पिता के अंतिम संस्कार में व्यस्त होंगे। लेकिन बच्चों, जैसे ही राज्यवर्धन को पता लगा, इस राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। और जब ये शशांक की हत्या के लिए गया तो शशांक ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह का लालच देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो अब दो राजघराने हैं, एक थानेश्वर और एक कन्नौज, और चिराग एक है, वो है हर्षवर्धन। तो स्टूडेंट्स, अब हर्षवर्धन शासन करेगा। ठीक, हर्षवर्धन। देखिए, मैं हर्षवर्धन की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं। हर्षवर्धन, ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन, इसने 606 से लेकर के 647 एडी तक इसने शासन किया, हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन, इसका जो वास्तविक नाम है ये शिलादित्य है। शिलादित्य, शिलादित्य इसका वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम। चलो एक चीज मैं और पीछे ले लेता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, जो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। ये ध्यान रखना, इसने बोधि वृक्ष कटवाया था, बोधि वृक्ष। एक चीज और बताता हूं मैं आपको। एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ये भारत आया, ये चीन से आया था। क्वेश्चन पूछ लिया यदि आपसे कि हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग कहां से आया था, तो वो चीन से नहीं आया था। वो चीन से जो बेसिकली आया था वो कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के दरबार में आया था, और यहां से मैत्री प्रस्ताव लेकर हर्ष के दरबार में गया था, और हर्ष के दरबार से नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। तो जब आप अपना नोट्स बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो हर्षवर्धन का वास्तविक नाम शिलादित्य था। देखिए, इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, राजधानी, इसकी राजधानी का नाम, राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज इसकी राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी, जानकारी देखिए, हर्षवर्धन स्वयं में एक स्कॉलर है। हर्षवर्धन अपने आप में एक विद्वान था, विद्वान था। तो इसने 3 पुस्तक लिखी थी, रत्नावली, एक नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका, दर्शिका, और एक पुस्तक का नाम है नागानंद, नागानंद। इसने 3 पुस्तक लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। क्वेश्चन पूछ लेगा, चौथी पुस्तक डाल देगा इसमें कि निम्न में कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी। देखिए, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि, दरबारी कवि, और दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी, कादम्बरी, कादम्बरी, और एक नाम आता है हर्षचरित्र, 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 ये पुस्तक लिखी। देखिए, इसके दरबार में एक ह्वेनसांग आया है, ह्वेनसांग आया है, और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम, यानी इसका ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है वो है सीयू की, वो सीयू की नाम से है, ये लिखी थी। 3 अभिलेख भी जानकारी देते हैं, बांसखेड़ा मधुबन, जो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन इसकी जानकारी हमें एक रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख भी देता है। जानकारी हमें रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख भी देता है, एहोल अभिलेख, अभिलेख भी जानकारी देता है, जानकारी देता है। ये रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख क्या है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहानी, चलो एक डायग्राम बना देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। बच्चों, एक नर्मदा नदी है जो ऐसे अरब सी में गिरती है, आपने नाम सुना होगा नर्मदा नदी। ठीक, यहां चालुक्य शासक बैठा है पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, और इसका जो दरबारी कवि है उसका नाम रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति। तो ये रवि कीर्ति कहता है, रवि कीर्ति कहता है कि जब हर्षवर्धन ने क्या किया, उत्तर भारत को जीत लिया, और जब वो दक्षिण की ओर बढ़ रहा है तो ये नर्मदा नदी को हर्षवर्धन पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है। तो हर्षवर्धन की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के स्रोत क्या हैं, ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ। और कारणवश मैं आज इतनी क्लास लूंगा, 6 बजे क्लास छुटनी थी, लेकिन अभी संभवतः 6 नहीं बजे हैं। ठीक, तो माफी चाहता हूं इस चीज के लिए, 15 मिनट पहले ही मैं क्लास को छोड़ रहा हूं।
क्योंकि इसकी उसमें प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में, उसे कराऊंगा। आज की क्लास यहीं तक। 6 बजे दूसरी आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। थैंक यू।